हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा सरोकार। मैं कमलेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फटाफट शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1, शिक्षण उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष किससे संबंधित हैं? ए ऑप्शन है ज्ञान, बी विश्लेषण, सी मूल्यांकन, डी चरित्रीकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चरित्रीकरण। शिक्षण उद्देश्य के जो भावात्मक पक्ष हैं वो चरित्रीकरण से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कक्षागत शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली उद्दीपन नहीं बल्कि उद्देश्य होना चाहिए, अधिक प्रभावशाली उद्दीपक सामग्री है, उद्दीपक होना चाहिए। ए मौखिक उदाहरण, बी रेडियो, सी श्यामपट्ट कार्य, डी मॉडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मॉडल। कक्षागत शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए जो सबसे प्रभावशाली जो उद्दीपक जो सामग्री है वो होगा मॉडल। मॉडल क्योंकि मूर्त चीज़ों को बच्चे देख के उनको आसानी से समझ में आ जाता है और उसमें रुचि लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, अधिगम की संपूर्णता होती है? ए इकाई योजना में, बी दैनिक पाठ योजना में, सी मासिक योजना में, डी वार्षिक योजना में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इकाई योजना में। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हम अपने किसी भी पाठ्यक्रम को इकाई यानी कि यूनिट प्लान में पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है, कौन करता है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करने का काम NCERT करता है। प्रश्न नंबर 5, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? ए है सूत्र स्थापित करने के लिए, बी सवाल को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सी सवाल को समझने के लिए, डी सवाल को बनाने के लिए। आगमन विधि, हमने आगमन और निगमन विधि दो विधियों का नाम सुना होगा। आगमन विधि क्या होता है? उदाहरण से जो निष्कर्ष की ओर बढ़ता है, उदाहरण से निष्कर्ष की ओर। और निगमन विधि होती है निष्कर्ष से उदाहरण की ओर। यानी कि आगमन विधि में उदाहरण से निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी कि सूत्र स्थापित किए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आगमन विधि जो है वो सूत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6, करके सीखने पर आधारित है। ए ऑप्शन है वाद विवाद विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी व्याख्यान विधि, डी परियोजना विधि। करके सीखने पर आधारित है ऑप्शन नंबर डी परियोजना विधि। परियोजना विधि में बच्चे इंटरेस्ट लेके अपनी रुचि लेके क्रियाकलाप करते हैं, उस क्रियाकलाप के आधार पर ही बच्चे आसानी से सीखते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ए ऑप्शन है ग्रामोफोन, बी लिंग्वाफोन, सी टेप रिकॉर्डर, डी उक्त में से कोई नहीं। रेडियो की सीमाएं, हम जान लेते हैं रेडियो की सीमाएं क्या होती हैं। जैसे हमने रेडियो सुनते होंगे, रेडियो में कोई बुलेटिन वगैरह, कोई समाचार या फिर कोई कार्यक्रम अगर जब प्रदर्शित होते हैं, जब हम कार्यक्रम को सुनते हैं तो हम उन कार्यक्रम को जिस समय पर कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं उस समय में ही सुन सकते हैं और अन्य कोई भी समय में हम नहीं सुन सकते। और इसी कमी को दूर करने के लिए एक साधन यूज किया जाता है, वह साधन है टेप रिकॉर्डर। क्या है? टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में जो भी
सामग्री प्रसारित की जाती है उसे हम रिकॉर्ड करके आसानी से कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं, जो रेडियो में नहीं होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है। ए शिक्षण विधि, बी अधिगम विधि, सी शिक्षण सहायता सामग्री, डी व्यू रचना। जिसने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी उनका सही आंसर है, वे बधाई के पात्र हैं। शिक्षण सहायक सामग्री पाठ्य वस्तु को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण और सुगम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल या यूज किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री से ही हम पाठ्यक्रम में या विषय वस्तु में इंटरेस्ट पैदा करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है। ए है अवलोकन विधि, बी प्रयोगशाला विधि, सी अन्वेषण विधि, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल, जिसने दिया ए आंसर वे बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। अवलोकन विधि इसका सही आंसर होगा। अवलोकन विधि के द्वारा बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है, यानी कि बच्चे को वातावरण में छोड़ दो और वो खुद वातावरण से अवलोकन करके सीख जाएगा। ठीक। और प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 10 की ओर। किस विधि में छात्रों को ठोस चीज़ें तथा जीवित नमूने दिखाई जाते हैं, यानी कि मूर्त चीज़ें कौन सी विधि में दिखाई जाती हैं, वो विधि पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रयोगशाला विवेचन विधि, बी है नियोजित अनुदेश विधि, सी संभाषण प्रदर्शन विधि, डी है ह्यूरिस्टिक विधि। जी बिल्कुल, छात्रों को ठोस चीज़ें और जीवित नमूने जिस विधि में दिखाए जाते हैं वह विधि होती है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ठोस चीज़ें, मूर्त चीज़ें दिखाई देते हैं। ठीक है, मूर्त चीज़ें उनको दिखाई दिए जाते हैं और उसी के आधार पर बच्चे उनका अवलोकन करते हैं। ठीक है, उनसे क्रियाकलाप करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी विधि है जो निम्न में से बाल केंद्रित नहीं है, यानी कि अगर बाल केंद्रित अगर विधि नहीं होगी तो वह कौन सी विधि होगी, वह होगी शिक्षक निर्मित विधि या शिक्षक केंद्रित विधि। प्रयोग विधि, जी बिल्कुल, प्रयोग विधि अगर बालक प्रयोग करके सीख रहा है तो वह बाल केंद्रित विधि है, यानी तो ए ऑप्शन प्रयोग विधि है तो बाल केंद्रित है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो भी क्या है, बाल केंद्रित विधि। अब बचते हैं व्याख्यान विधि और प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं कि प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर बल देता है, तो प्रयोगशाला विधि बाल केंद्रित हुई। और एक ऑप्शन बचा व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि इसका सही आंसर होगा। व्याख्यान विधि शिक्षक निर्मित केंद्रित है। ठीक है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। इस विधि में शिक्षक लेक्चर देगा अपना। ठीक है, प्रश्न नंबर 12। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। वैधता, बिल्कुल भाई, वैलिडिटी उसकी वैलिड होनी चाहिए। अच्छा, आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता सी देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठता, बिल्कुल वस्तुनिष्ठता तो इसकी विशेषता होनी ही चाहिए। व्यापकता, बिल्कुल। आत्मनिष्ठता, आत्मनिष्ठता कोई आवश्यक विशेषता इसकी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। किस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार सीख सकता है। ए है संभाषण प्रदर्शन, बी प्रयोग विधि, सी ह्यूरिस्टिक विधि, डी नियोजित अनुदेश विधि।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नियोजित अनुदेशन विधि। इस विधि के अंतर्गत छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार ही सीखता है। और नियोजित अनुदेशन विधि को ही हम क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि नियोजित विधि को क्या कहते हैं, दूसरा किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 14, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्षों के उद्देश्य के वर्गीकरण के कितने भाग बताए? ये तो सभी लोग जानते होंगे। बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक 3 पक्ष दिए, ठीक है, और उन सभी को 6 भागों में विभाजित किया। सभी तीनों टाइप्स को 6 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। और ज्ञानात्मक पक्ष में कि कौन से 6 आते हैं वो तो जानते होंगे आप लोग, या बीएड के दौरान भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, है ना, तो वही। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित है। ए ज्ञान, बी अनुप्रयोग, सी अनुमूल्यन, डी बोध। तो ये इससे पहले अभी मैंने जो ज्ञानात्मक पक्ष बताए थे उसमें मैंने बताए थे कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, है नहीं, तो ये सब ज्ञानात्मक पक्ष के होते हैं। तो बचा क्या, बचता है अनुमूल्यन। अनुमूल्यन जो है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा हल्का फुल्का कमज़ोर है, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।